Hey guys, this is Sunny and welcome to your channel प्योर टॉक। एंड आज हम फोर्थ वीडियो उसका शूट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग सा करें एंड बेसिकली बात करें। मैंने कल परसों बेसिकली 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था बीयर बाइसेप्स का, उसमें अभिजीत चावड़ा जी आए हुए थे एंड काफ़ी लंबा सा पॉडकास्ट है, मैंने काफ़ी देखा, तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा कहाँ पर है वो। एंड उस पर मैंने सोचा कि एक शॉर्ट सा वीडियो बनाते हैं कि हाउ विल जस्ट टॉक अबाउट हाउ द इंडिया इज़, कितनी सिविलाइजेशन पुरानी है एंड कुछ इधर उधर के फैक्ट्स की। सो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। सो होप यू लाइक इट। एंड बात करते हैं हाउ ओल्ड इज़ आवर इंडियन सिविलाइजेशन। सो एक चीज़ होती है जेनेटिक लीनिएज, जिससे हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रुप था ह्यूमंस का वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है। एंड बहुत लोग साइंटिस्ट का कहना है कि जो मेन एक होमो सेपियंस का जो ग्रुप है वो अफ्रीका से माइग्रेट होके बाकी पूरे वर्ल्ड में फैला है। बट हमारे पास एक और थ्योरी है जो कहती है कि ऑल्दो ओरिजिनेट वहाँ से हुआ, बट एक बहुत मेजर पोर्शन यहाँ से भी, इंडिया से भी ओरिजिनेट हुआ, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला। तो इससे हम लोग एक जेनेटिक लीनिएज देखते हैं कि मतलब जेनेटिक्स के थ्रू देखते हैं कि कौन सा सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, उसका एक वे होता है। तो जब वो साइंटिस्टों ने वो करा तो ये पाया कि इंडियन सिविलाइजेशन इज़ ओवर 55,000 ईयर्स ओल्ड। एंड तो इसी बात पे जब ये लोग, क्योंकि बेसिकली हमको क्या पढ़ाया जाता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन काफ़ी पुरानी है, सबसे पुरानी इजिप्शियन है, मेसोपोटामियन है, एंड हमारी हाल फिलहाल मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ही गिनी जाती है कि वो मेसोपोटामिया से बाद में आई, इजिप्शियंस के बाद में आई। एंड वो अभी रिसेंट में कितना जो डिस्कवरीज हुई हैं उसमें दिखाया गया कि वो 5000 ईयर्स पुरानी ही है। एंड इवन हमारे वैदिक कल्चर, जैसे जो हमारा ऋग्वेद है काफ़ी पुराना माना जाता है, उसको जो लोग, जो साइंटिस्ट हैं, जो माइथोलॉजिस्ट हैं एंड जो आर्कियोलॉजी में ज़्यादा हैं और इसी फील्ड के हैं, बेसिकली वो कहते हैं कि 3000 ईयर्स पुराना है हमारा ऋग्वेद। जबकि ऋग्वेद में साफ साफ क्लियरली रेफरेंस है एक ऐसी नदी का जो कि सब सिंधु रीजन से होके गुजरती थी, जो कि लगभग एटलीस्ट लोअर पाकिस्तान और गुजरात, राजस्थान और और पंजाब से होते हुए गुजरती थी, जो करंट सिचुएशन में इस समय टाइम में है। तो उस समय बताया गया है ऋग्वेद में कि एक ऐसी नदी थी जो उस एरिया से गुजरती थी, एंड वो नदी थी असल में सरस्वती नदी, जो सब सिंधु रीजन से गुजरती थी, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से निकलती थी। एंड वो सूखे हुए उस नदी को ही एटलीस्ट 3000 ईयर से ऊपर हो चुका है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो चीज़ बाद में बनी है उन्होंने वो पहले बता दी? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए वी कैन स्पेकुलेट दैट कि हमारा जो हमारा हिंदुत्व है, नॉट हिंदुत्व मैं नहीं कहूँगा, बट बेसिकली मैं कहूँगा कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो काफ़ी पुरानी है, क्योंकि हमें जेनेटिक लीनिएज से भी पता चलता है कि वो 55,000 ईयर्स पुरानी है। और जैसे ग्रीस हो गए एंड आपकी पर्शिया हो गई, ये एटलीस्ट 3 साल पुरानी है। एंड और मैंने लिख रखी हैं, मैंने रोम हो गई, ये हमारी 2.5 ईयर्स पुरानी है, चाइना 3 से 4,000 साल पुरानी है, और जो हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो 5,000 साल पुरानी है। तो बेसिकली जब हमारी जो वो थी सिविलाइजेशन फुल फॉर्म में थी, जब हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर क्या कहते हैं इंजीनियर्ड सिटीज़ थी, प्रॉपर ब्लॉक्स हुआ करते थे, कौन कहाँ रहेगा, प्रॉपर मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि कोई कहीं भी रह रहा है, नॉट सेटलमेंट टाइप का नहीं था, वो प्रॉपर सिविलाइज्ड वे में हम रह रहे थे। तो जब वो सब हमारे यहाँ इंडिया में हो रहा था, तब यूरोप में सिर्फ स्टोनेज चल रही थी, जब लोगों के पास लैंग्वेज भी नहीं थी, वो पत्थर से आग लगाते थे एंड और वो इशारों में बात करते थे, उनके पास प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी। और जब हमारी मोहनजोदड़ो लगभग ख़त्म ही होने वाली थी, तब इजिप्शियन सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। तो वी कैन से दैट कि सबसे पुरानी हमारी ही है। और इसीलिए अब देखिए धीरे धीरे लोग गवर्नमेंट फंडिंग शुरू कर रही है। एंड बेसिकली कि हमारी आदत होती है कि जब तक हमें वेस्टर्न साइड से ना कुछ पता चले, हम लोग इंडियंस का ये है कि हम लोग अप्रूवल ढूंढते हैं। तो बेसिकली हमारा ये है कि जब तक हम लोग को अप्रूवल ना मिले वेस्टर्न साइड से, अमेरिका से, यूरोप से, उस साइड से जब तक ना मिले, तब तक हम मानते नहीं कि हमारी एक सिविलाइजेशन कितनी प्राउड थी एंड किस पर पुरानी थी। हम अभी भी ये मानते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन ज़्यादा पुरानी नहीं थी एंड वो जो टेक्स्ट बुक्स हम लोग को पढ़ाई गई वो सही थी। बट ये मेरे फादर भी कहते थे काफ़ी
मेरे को बचपन से कहा था, एंड मुझे अब आजकल जब मैं इस चीज़ पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, सब कर थोड़ा सा रिसर्च टाइप का कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे फादर जो मुझे जब मैं 8-10 साल का जो बातें बताते थे वो सब लिटरली सही हैं। एंड आगे देखिए धीरे धीरे पता चलेगा जब हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है जब वो चेंज होकर एक्चुअल हिस्ट्री पे जब हम इंडिया की आएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ या तो मुगल्स के बारे में बताया जाता है या फिर ब्रिटिशर्स के बारे में बताया जाता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर आता है शायद महाराणा प्रताप का, इससे ऊपर कुछ नहीं आता, जबकि हमारी काफ़ी वास्ट है इससे ज़्यादा हिस्ट्री। और महाभारत, रामायण वो भी हमारी हिस्ट्री है। अगर जिनको रिलीजियस उसको मानना है स्क्रिप्चर्स वो मान सकते हैं, वो हमारा बिलीव है कि वो रिलीजियस स्क्रिप्चर है। बट एज अ होल अगर लेके चले तो इट्स नॉट अ माइथोलॉजिकल थिंग, इट्स आर प्राउड हिस्ट्री वी कैन से। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि क्या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो मिथ हैं या असल के हैं। तो हमारी आदत है कि हम जब तक वेस्टर्न साइड से, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, जब तक वेस्टर्न अमेरिका, यूरोप उधर से कहीं जब तक हमें अप्रूवल नहीं मिलता हम नहीं मानते कि ऐसा कुछ है। वी नीड अप्रूवल। इंडियंस की आदत बन चुकी है कि अप्रूवल लेने की। तो जैसे हमारे क्लियरली मेंशन है रामायण में, बहुत बड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की, एग्जैक्ट जगह भी है कि कहाँ राम सेतु भगवान राम ने बनवाया था वानर सेना की मदद से। तो अब तक हम सोचते थे कि बेसिकली हम नहीं, जो कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो लोग हैं सोचते थे राम इज़ अ मिथ एंड रामायण इज़ अ मिथ। उनका ये भी भ्रम क्लियर हो गया है, क्योंकि जब वेस्टर्न, आई एम नॉट श्योर अबाउट द लोकेशन एंड द स्पेसिफिक नेम्स, बट आई गेस अमेरिका में कुछ साइंटिस्टों ने जब सैटेलाइट की मदद से देखा तो उन्हें एग्जैक्ट एक ऐसा ही मैन मेड ब्रिज मिला जो इंडिया श्रीलंका को कनेक्ट करता है, और उसी को फिर लोग एडम्स ब्रिज के नाम से कहने लगे। बट उसका एग्जैक्ट सेम एक्सप्लेनेशन मिलता है रामायण में। तो ये प्रूफ करता है कि रामायण हुई है। बाकी आज तक और बाकी लोग कहते हैं और क्या प्रूफ है। तो ये बात तो एक यूट्यूबर हैं और एक फिजिसिस्ट हैं अभिजीत चावला जी, उन्होंने एक बहुत बात सही कही थी कि हमने कहीं देखा है हमारी कितनी आर्कियोलॉजिकल फंडिंग्स हुई हैं आज तक कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानने की, एक भी नहीं, ज़ीरो। तो जब हमने देखा ही नहीं, हमने कभी कुछ जाना ही नहीं, अभी उसके बारे में हमने कभी रिसर्च करी ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं। ऑल्दो जो एक मेन इवेंट था उसकी हमें मिल चुकी है कि हाँ ऐसा कोई एक ब्रिज है जो कि हुआ है, एंड उसके स्क्रिप्चर्स क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में, जो कि है रामायण। अब बात करते हैं महाभारत सच है या झूठ है। तो महाभारत में एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट है कि अर्जुन द्वारका जाते हैं एंड वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक बहुत बड़े अर्थक्वेक की वजह से पूरी द्वारका पानी में चली गई थी। तो अब बहुत ही रिसेंटली हमें पता चला है कि ये कोई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10-20 ईयर्स पहले ही पता चला है कि द्वारका गुजरात साइड में एक सिटी मिली है जो कि संकन इन ओशन है अभी भी। तो अगर आई एम सॉरी इट्स नॉट ओशन, तो अभी भी वो द्वारका, डूबी हुई द्वारका मिली है जो कि एग्जैक्टली वहीं पे मिली है जो हमारे महाभारत में स्पेसिफाइड है। तो ये सब चीज़ें, ये छोटे छोटे एविडेंस हैं जो हमें मिलते रहते हैं, बताते हैं कि हाँ जो हमारे पास लिखा है वो एक रिलीजियसली ना लेके उसको हमारी एक प्राउड हिस्ट्री की तरह भी ले सकते हैं हम। इस चीज़ में काफ़ी टाइम लगेगा लोगों को एक्सेप्ट करने में, एंड आगे जाके मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को शुरू करने चाहिए, नहीं तो लोगों को पिटिशंस डालने चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग कि हाँ हमारे इंडिया में हमारी जो भी संस्कृति थी, हमारी जो भी सिविलाइजेशन थी, उसके लिए फंडिंग्स हों, आर्कियोलॉजिकल फंडिंग्स हों, एंड हम उसको देख पाएँ कि हमें पता चल पाए कि असल सच क्या है, एंड उसके बारे में हम कंफर्म कर पाएँ कि हमारे पास ये लिखा है और वही सच है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन सा हम लोग को मिथ बताया जाता है कि जो इंडिया के लोग थे उनको द्रविड़ कहा जाता था, एंड जो बाहर से आए थे वो आर्यंस थे, एंड बेसिकली आर्यंस आके इंडिया में इन्वेट किया उन्होंने, एंड जो कि उनकी सिविलाइजेशन थी वो आर्यन सिविलाइजेशन थी, और हम आर्यंस के ही डिसेंडेंट्स हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं मानता, बिकॉज एक जेनेटिक मार्कर होता है R1A1A जो कि ओरिजिनेट इंडिया में हुआ, ऑल्दो उसके जो कंसंट्रेशंस हैं वो यूरोप में पाए जाते हैं, एंड मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है कि मैंने यूरोप में पाए जाते हैं और इंडिया में भी पाए जाते हैं, बट उसका जो मेन कंसंट्रेशन है वो इंडिया में ही पाया जाता है। और ये जेनेटिक मार्कर अराउंड 18 to 20,000 ईयर्स ओल्ड है। तो ये चीज़ क्लियरली बताती है हमको, थ्रू साइंस बहुत क्लियर बताता है कि
आर्यंस कोई थे ही नहीं। जो भी माइग्रेशन हुआ तो इंडिया से बाहर हुआ था, बाहर से कोई नहीं आया था। और लोग कहते हैं कि आर्यंस ने इन्वेट करा था इंडिया पे, तो इन्वेट करा था तो उसके प्रूफ भी नहीं मिलते हमको। ना कि हमें मिडिल ईस्ट के लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट की साइड में या फिर उधर ही इसी एरिया से द्रविड़ आर्यंस आए थे, तो उनके प्रूफ नहीं मिलते कि उनका कोई वहाँ पे, जैसे जो सिविलाइजेशन जहाँ बसती है तो वहाँ पे कुछ छाप, जैसे मुग़ल थे, मुग़लों ने यहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स बनाई, तो उनका एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग वो होता है, टेक्निक होती है जिससे वो बनाते हैं, जैसे डोम्स बनाते हैं, वो मीनार्स बनाते हैं, तो वो हमें मिलता है। तो पता चलता है कि इंडिया का कल्चर वो नहीं था जो पहले, बट जब वो आए तो एक कल्चरल चेंज आता है, एक चेंज आता है हर चीज़ में, जब कोई दूसरा इन्वेट करके किसी जगह को रूल करता है। वैसे ही अगर आर्यंस आए थे तो हमारी 10,000 साल से जो सभ्यता चली आई थी वो वैसे ही चलती है, कोई कल्चरल चेंज नहीं आया, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया। और अगर मानते हैं कि चलिए वो सब नहीं आया, सब चल रहा था ठीक है, लेकिन उन्होंने इन्वेट करा तो हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिलता किसी वॉर का, ना ही किसी के ना ही सोल्जर्स के स्केलेटन्स मिलते हैं, ना ही किसी प्लंडर्ड सिटी का एविडेंस मिलता है। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि कभी आर्यंस कोई मतलब इट्स अ होक्स, मतलब ये सिर्फ बात कहने वाली है कि आर्यंस आए थे। इट्स जस्ट दैट कि सोशल इंजीनियरिंग हुई है, आई एम टेकिंग द वर्ड फ्रॉम अभिजीत सर, बट एक सोशल इंजीनियरिंग हुई, हमारा माइंड ऐसे डेवलप करा गया है कि हम कभी अपनी हिस्ट्री को लेके प्राउड ना हो पाएँ। हमें हमेशा वहीं से हिस्ट्री पढ़ाई गई जहाँ से हम उन्हें गुलामी देखी है। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि इससे पहले हमारी हिस्ट्री कितनी प्राउड थी एंड हम कैसे वॉरियर मेंटालिटी हुआ करती थी इस इंडिया की सभ्यता की। तो बात करते हैं अब अगले टॉपिक पे। अब आइए एक बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, द ओरिजिन ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो बहुत जब काफ़ी हज़ारों साल पहले जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस थे, इंडियन सिविलाइजेशन चाइना की सिविलाइजेशन में बहुत अच्छे हुआ करते थे। इवन जो चाइनीज़ किंग्स हुआ करते थे, चाइनीज़ एम्परर्स हुआ करते थे, वो इंडियन स्कॉलर्स को बुलाते थे कि आप आइए एंड अपने जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उनको संस्कृत टू चाइनीज़ वो करिए, ट्रांसलेट करिए, ताकि जो आपके यहाँ का जो भी फ़िलॉसफी है, जो भी कुछ है, वो हमको मिल पाए एंड हम अपनी किंगडम में भी लोगों को उससे इनलाइटन कर पाएँ। तो ऐसे ही एक इंडियन स्कॉलर थे बुद्ध भद्र, उनको एक चाइनीज़ किंग ने बुलाया, उनके लिए एक मोनेस्ट्री बनवाई, एक टेम्पल बनवाया एंड वहाँ उनको क्वार्टर्स दिए कि वहाँ रहिए, वहीं आप आराम से ट्रांसलेट करिए संस्कृत टू चाइनीज़ एंड वहीं इनलाइटन करिए लोगों को अपनी टीचिंग्स के थ्रू। तो ये होता रहा, तो फिर इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई, तो उनका एक रिप्लेसमेंट बुलाया गया, एक और स्कॉलर जो कि उनका नाम था बोधिभद्र, उनका नाम था बोधिधर्मा। तो बोधिधर्मा को बुलाया गया। तो बोधिधर्मा जहाँ वो टेंपल था बेसिकली वो एक बहुत सेक्लूडेड जगह था, बहुत ही आइसोलेटेड जगह था, वहाँ पे रॉबर्स एनिमल्स फ्रीक्वेंटली अटैक करते थे। तो जब बोधिधर्मा ने ये सब देखा तो उन्हें लगा कि पहले यहाँ के जो मंक्स हैं, जहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, जो उस टेंपल मोनेस्ट्री में रह रहे हैं, उनको एटलीस्ट मैं ऐसा तो कर दूँ कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तो उन्होंने एक योग बेस्ड मार्शल आर्ट सिखाई उनको, जो कि आगे जाके इवॉल्व हुई और ऑब्वियसली चाइनीज़ मंक्स ने उसको इवॉल्व करा एंड उसी का नाम कंफू पड़ा एंड वो मोनेस्ट्री को शाओलिन टेम्पल नाम पड़ा। और आगे जाके फिर जब ये शाओलिन का इन्फ्लुएंस जापान गया, जापान में और इवॉल्व हुआ तो उस चीज़ को कराटे उन्होंने नाम दिया। एंड फिर जब ये इन्फ्लुएंस जब नीचे थोड़ा आया, कोरिया की तरफ आया, तो कोरिया में इस चीज़ को ताइक्वांडो नाम दिया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो इंडिया योगा बेस्ड मार्शल आर्ट्स थी हमारे पास, तो उसने ही बेसिकली कंफू, कराटे, ताइक्वांडो को जन्म दिया। ऐसे ही मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि है ऑफ द टॉपिक है, ये हमारे जो भी मैंने अभी बताया इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत, वो उससे रिलेट नहीं करता है, बट द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ हुई थी वो एक फ़्लाइट में हुई थी ताइवान में, क्योंकि ताइवान में आज तक उस फ्लाइट के रिकॉर्ड्स नहीं हैं एंड ऐसे कोई स्पेसिफिक हमारे पास आई विटनेस भी नहीं है जो कि इस चीज़ को बता पाए। तो ये टोटल एक होक्स है एंड लोग काफ़ी ये भी कहते हैं कि एक गुमनाम बाबा हुआ करते थे, तो वो जो गुमनाम बाबा थे वही सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये जवाहरलाल नेहरू की, इन सब की थी, क्योंकि वो पावर में ना आ पाए, क्योंकि वो अहिंसावादी नहीं थे, उनका था वो लड़के अपना हक लेना जानते थे। इस वजह से उनसे लोग उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को पावर में आना था, पॉलिटिक्स में आना था। इंडिया नया नया फ्री हुआ था,
इस वजह से उनको मारने की काफ़ी कोशिशें हुई एंड काफ़ी लोग सक्सीड भी हुए। अगर स्टोरीज़ की माने, अगर फ़्लाइट उनका क्रैश हुआ था और नहीं हुआ था तो उनको उनकी लाइफ आगे एज़ अ गुमनामी बाबा उनको जीना पड़ा। एंड में मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमें इंडियंस को अपना एक जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो पुरानी तो उठा के फेंक देनी चाहिए एंड नया एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए जहाँ पे हमें बताया जाए कि हमारी जो कि सिविलाइजेशन थी, हमारा जो भी पुराना जो भी सब था वो एक बहुत ही प्राउड और बहुत ही वास्ट था। एंड नई चीज़ों की ज़रूरत है एंड हमें टोटली गवर्नमेंट के थ्रू आर्कियोलॉजिकल फंडिंग्स की ज़रूरत है ताकि हम उस चीज़ में आगे प्रॉस्पर कर पाएँ और हमें पता चल पाए कि हमारी जो पुरानी लाइफ थी, हमारी पुरानी सिविलाइजेशन थी वो कितनी ज़्यादा प्रॉस्पर करती थी और इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था एग्जैक्टली। थैंक यू।